हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे चैप्टर 11 फोर्स एंड प्रेशर। इस चैप्टर में हमने की टर्म्स किए थे लास्ट लेक्चर में, और जो अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज है उसका फर्स्ट पार्ट किया था, ए पार्ट, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उसमें जो 4 to 5 क्वेश्चंस थे उनके आंसर्स हमने देख लिए थे। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज का, बी पार्ट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इस पार्ट में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है why school bags have broad shoulder straps। जो स्कूल बैग्स होते हैं उनकी जो शोल्डर स्ट्रैप्स होती है, यानी कि कंधे वाली जो पट्टी हम बोलते हैं, वो क्या होती है, ब्रॉड होती है, मींस चौड़ी होती है। ठीक है, अब ब्रॉड का मींस क्या है, उसका एरिया क्या है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो वो क्यों ब्रॉड क्यों होती है, वो थोड़ी थिन क्यों नहीं होती, नैरो क्यों नहीं होती, नैरो मींस पतली क्यों नहीं होती। ठीक है, तो अब तक हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, हमने क्या कहा था, प्रेशर किसके इक्वल होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं हम उसको बोलते हैं प्रेशर। और हमने ये कहा था कि जो प्रेशर और एरिया के बीच में रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, इनवर्सली रिलेशन है। इनवर्सली का मतलब क्या होता है, अगर आप एरिया इंक्रीज करते हो तो प्रेशर आपका डिक्रीज हो जाता है, और अगर आप एरिया डिक्रीज करते हो तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और इस चीज को हमने, इस फैक्ट को हमने एग्जांपल्स की हेल्प से अच्छे से समझा था। वहां पर हमने फोर्स को कांस्टेंट रखा था और एरिया को चेंज किया था, कभी इंक्रीज कर रहे थे कभी डिक्रीज, और फिर हमने प्रेशर देखा था कि वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज। तो हमने वहां पर क्या समझा था कि जैसे हमने एरिया इंक्रीज किया तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा था, और एरिया डिक्रीज किया तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा था। तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं हम इनवर्सली रिलेशन। और अब यहाँ पर देखो कि स्कूल बैग्स होते हैं उनकी ब्रॉड शोल्डर स्ट्रैप्स होती है। ब्रॉड शोल्डर स्ट्रैप्स का मतलब क्या है, एरिया ज्यादा होता है। अगर एरिया ज्यादा होगा तो उसकी वजह से जो प्रेशर है, देखो एरिया ज्यादा और प्रेशर कम हो जाएगा, यानी कि बुक्स की वजह से जो ओवरऑल प्रेशर लग रहा है बैग में वो उन शोल्डर स्ट्रैप्स की वजह से पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और उसी की वजह से हमें जो है प्रेशर कम फील होता है और हम इजीली बैग को जो है हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो बैग को कैरी करना इजी हो जाता है। इस क्वेश्चन को मतलब इस तरीके से आपने समझना है, और इसका जो बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आंसर आपने लिखना है वो आपने बुक के पेज नंबर 190 से लिखना है। पेज नंबर 190 पेज नंबर है, वहां पर जो फैक्ट दिया हुआ है, मतलब फैक्ट बैरोमीटर वगैरह के बारे में बताया हुआ उसमें, उस जो फैक्ट वाला पैराग्राफ है उससे जस्ट ऊपर जो पैराग्राफ है उसमें ही इसका आंसर आपको दिया हुआ है। बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ इसी का है, उस बैरोमीटर वाले जो पैराग्राफ दिया है उस पैराग्राफ से ऊपर आपको मिलेगा कि स्कूल बैग्स हैव ब्रॉड शोल्डर स्ट्रैप्स because of the broad shoulder straps, the pressure exerted by the books in the school bag distributed over all the area so that it becomes easy to carry the bag। तो बैग को कैरी करना क्या है, आसान हो जाता है। ठीक है, तो वो किससे रिलेटेड है, यहाँ से रिलेटेड है कि एरिया ज्यादा हो जाता है और प्रेशर कम हो जाता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कहां से लिखना है इसका आंसर, आपने पेज नंबर 190 से नोट करना है और समझ आपको वीडियो से लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज एन अप्लाइड फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यानी कि अप्लाइड फोर्स जो है वो स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को कैसे चेंज करता है। अप्लाइड फोर्स का मतलब क्या होता है, जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं, हम लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो जो फोर्स हम अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं अप्लाइड फोर्स, और जो मतलब नेचुरली लगता है वो अप्लाइड नहीं होता। ठीक है, नेचुरली जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हम अप्लाई नहीं करते, हम जैसे हम किसी बॉक्स को जो है पुश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके जो सरफेस के साथ और अर्थ के सरफेस के साथ जो फोर्स लगेगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वहां पर। ठीक है, तो हमने तो फोर्स किसके ऊपर लगाया है, हमने फोर्स लगाया है उस बॉक्स के ऊपर। ठीक है, जबकि फ्रिक्शनल फोर्स उन दोनों सरफेसेस के बीच में लग रहा है, वो अप्लाइड फोर्स नहीं है। तो अप्लाइड फोर्स जो होता है, जो हम अप्लाई करते हैं उस फोर्स को बोलते हैं अप्लाइड फोर्स। अभी पूछ रहा है हाउ डज एन अप्लाइड फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक अप्लाइड फोर्स जो है किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कैसे चेंज करता है। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने इसमें कहा था मान लो हमारे पास कोई बॉक्स है, ठीक है, इस तरीके से हमने कहा कोई बॉक्स दिया हमने, इस बॉक्स पे हम क्या कर रहे हैं, अगर इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं
ठीक है, और ये बॉक्स भी उसी तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, और एक और पर्सन आके इस पे उधर पहले बॉक्स उस तरफ मूव कर रहा है, अब एक और पर्सन आया वो भी इस बॉक्स को उसी तरफ फोर्स लगा रहा है, तो जिस डायरेक्शन में वो ऑलरेडी मूव कर रहा था बॉक्स उसी डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं। अब एक और पर्सन आया उसी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है वो भी, तो जब बॉक्स ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था और हम और भी ज्यादा फोर्स जो है उसी डायरेक्शन में अप्लाई करवा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में जब बॉक्स मूव कर रहा है और उसी डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो जिस स्पीड से ऑलरेडी मूव कर रहा था तो उसकी स्पीड में क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे हमने क्या किया, थोड़ा सा फोर्स लगाया, वो ऑलरेडी उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक और पर्सन आ रहा है वो उस पे और फोर्स लगा रहा है, फिर वो और उसी स्पीड में मूव कर रहा है, लेकिन थोड़ी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है, स्पीड इंक्रीज हो जाती है। यानी कि अगर हम सेम डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं तो स्पीड क्या करेगी, इंक्रीज होगी। और अगर क्या करें, मान लो यहां पर कोई पर्सन था, एक बॉक्स लिया हमने, इस बॉक्स पे मैंने इधर से फोर्स लगाया, इधर से फोर्स लगाने के बाद ये बॉक्स उस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, फिर क्या हुआ, इधर से कोई फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इधर से जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो क्या हो रहा है, फोर्स लगाने से इसकी जो स्पीड थी उधर जाने, ना ये आप उधर जा पा रहे ना इधर, अगर इक्वल फोर्स है तो ना तो ये उधर मूव करेगा ना इधर मूव करेगा, कहीं भी मूव नहीं करेगा। अगर ये फोर्स ज्यादा है ये फोर्स कम है तो क्या होगा, ये मूव उस डायरेक्शन में करेगा लेकिन इसकी स्पीड कम हो जाएगी। ये जो टॉपिक है ये हमने एक्सप्लोरिंग फोर्सेस में पढ़ा था, तब हमने क्या पढ़ा था, अगर हम सेम डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जो मैग्नीट्यूड जो है फोर्स का वो इंक्रीज हो जाता है, और अपोजिट डायरेक्शन में जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, मैग्नीट्यूड फोर्स का डिक्रीज हो जाता है। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है तो स्पीड भी बढ़ेगी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट की, और अगर मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो स्पीड भी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो आपने इसमें क्या बताना है, हाउ डज एन अप्लाइड फोर्स चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो आप इसमें लिखोगे इफ the force is applied in direction of motion of object, speed will increase, ठीक है। अगर इफ द फोर्स इज अप्लाइड, अगर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। एंड इफ फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट direction of motion of object, अगर ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करेंगे, स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। इफ द फोर्स इज अप्लाइड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर मोशन जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की मोशन हो रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, तो स्पीड जो है उस ऑब्जेक्ट की वो क्या हो जाएगी, विल गेट इंक्रीज हो जाएगी। एंड इफ फोर्स इज अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, जो स्पीड है विल गेट डिक्रीज, वो कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज What do you understand by state of motion? State of motion से आप क्या समझते हैं, state of motion क्या होता है? तो जो हमने पढ़ा था कि जो फोर्स है वो क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ मोशन को किसी भी ऑब्जेक्ट की। तब हमने पढ़ा था कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है, हमने कहा था स्टेट ऑफ मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस मोशन डायरेक्शन हो रही है जिस साइड, ठीक है। और साथ में हमने कहा था स्पीड भी देखी थी हमने, मोशन की क्या स्पीड थी, कितना तेज वो था, ठीक है। तो उसी चीज को हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। यानी कि हम स्टेट ऑफ मोशन को किस चीज से डिस्क्राइब कर सकते हैं, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की क्या स्पीड है, उसकी डायरेक्शन क्या है,
ठीक है, इन चीजों से हम क्या बता सकते हैं कि उसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या होती है। तो इसका आंसर आपने कहां से नोट करना है, बुक में जो पेज नंबर है 185, पेज नंबर 185 पे बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ है और लास्ट 2 लाइंस जो हैं इस वहां पे आपको इसका आंसर मिलेगा क्वेश्चन का कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है। द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड बाय द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड बाय द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। स्पीड के थ्रू और ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, उससे हम क्या बता सकते हैं, स्टेट ऑफ मोशन बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है बी पार्ट में, why do pulses take more time to cook at higher altitudes। altitudes का मतलब क्या होता है, हाइट, ठीक है, और हायर एल्टीट्यूड में तो ज्यादा हाइट पर जो हम चले जाते हैं ग्राउंड लेवल के कंपैरिजन में, तब वहां पर जो पल्सेस हैं, इनकी दालें हैं, वो ज्यादा टाइम लेती हैं कुक होने में, पकने में, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, देखो हमने जब प्रेशर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तब हमने क्या कहा था, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस, वो क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड्स पे जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हायर एल्टीट्यूड्स गेट डिक्रीज, वो डिक्रीज हो जाता है और उसकी वजह से क्या होता है, अगर वो प्रेशर डिक्रीज हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज हो गया, तो वाटर जो है वो लो टेम्परेचर पर बॉयल हो जाएगा। जो जितना टेम्परेचर वाटर को बॉयल होने में हमारे अर्थ पर लगता है, हायर एल्टीट्यूड्स पर वो बिल्कुल कम टेम्परेचर पर बॉयल हो जाता है वाटर, ठीक है। और वाटर तो बॉयल हो गया, लेकिन पल्सेस जो है उनको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए बॉयल होने के लिए, कुक होने के लिए, जबकि वाटर क्या है, लो टेम्परेचर पे बॉयल होगा, तो पल्सेस को वो टेम्परेचर नहीं मिल पाता जो उनके लिए एग्जैक्ट टेम्परेचर है कुकिंग का, इसीलिए जो पल्सेस है उनको ज्यादा टाइम लगता है कुक होने में, ठीक है। तो इसका आंसर आपको समझ आएगा कि प्रेशर से रिलेटेड है, हायर एल्टीट्यूड्स पे प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से वाटर जो है लो टेम्परेचर पर बॉईल हो जाता है, ठीक है। और जो पल्सेस हैं वो ज्यादा टाइम लेती हैं, टेक मोर टाइम टू कुक एट हायर एल्टीट्यूड्स, ठीक है। इसका आंसर आप लिखोगे पेज नंबर 192 से, पेज नंबर 192 के लास्ट 2 पैराग्राफ है, वहां पर इसका आंसर मिलेगा पेज नंबर 192 पे, वहां से आपने नोट करना है और समझना आपने वीडियो के थ्रू है। अब हम इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन है, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल व्हाट चेंजेस आर कॉज्ड बाय अ फोर्स। तो आपने क्या करना है, समझाना है एग्जांपल की हेल्प से, व्हाट चेंजेस आर कॉज्ड बाय ए फोर्स, एक फोर्स के द्वारा कौन कौन से चेंजेस जो है वो कॉज किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो फोर्स देखो हमने क्या कहा था कि फोर्स जो है वो एक कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पर है, मान लो रेस्ट मींस क्या होता है, उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होगी, 0, ठीक है। तो कोई ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पर है उसको वो मूव करवा सकते हैं, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है, डस्टर है, ठीक है, ये डस्टर क्या रेस्ट पर है, अब हम इस पे थोड़ा सा फोर्स लगा देते हैं तो ये मूव करने लग गया। तो कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी रेस्ट पर है तो उसको क्या है, मूव करवा सकता है। दूसरा क्या है, कोई ऑब्जेक्ट जो है उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है। मान लो हमारी तरफ कोई बॉल आ रही है और हम उसको हिट कर देते हैं, सेम डायरेक्शन में हिट कर देते हैं, या फिर जिस डायरेक्शन में वो आई है उसी डायरेक्शन में हम हिट कर रहे हैं तो उसकी स्पीड जो है इंक्रीज हो जाएगी, या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हम हिट करेंगे तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि स्पीड को चेंज कर सकता है। दूसरा हम क्या बता सकते हैं इसमें, बलून की हेल्प से एग्जांपल लेके कि उसकी शेप को चेंज, हमने जैसे ही प्रेस किया बलून को, इन्फ्लेटेड बलून को, यानी कि फूले हुए बलून को जैसे ही हम प्रेस करते हैं अपनी दोनों हैंड से तो उसकी शेप चेंज होती है, तो शेप को चेंज कर सकता है ये। दूसरा डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है, ऑब्जेक्ट को मूव कर रही है, मान लो हमारी तरफ बॉल आ रही है, ठीक है, हम उसको किसी दूसरी डायरेक्शन में उसको चेंज मूव करवा सकते हैं तो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है फोर्स, क्लियर। तो फोर्स क्या क्या चेंज कर सकता है, ये जो है स्पीड को चेंज कर सकता है, कोई रेस्ट पर ऑब्जेक्ट है उसको मोशन में ला सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है एंड शेप को चेंज कर सकता है ऑब्जेक्ट की। तो ये सारे चेंजेस हो सकते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे आप एक एग्जांपल लेके चलो, इसमें हम फुटबॉल की बात कर लेते हैं। तो फुटबॉल प्लेयर क्या करता है, मान लो फुटबॉल पहले रेस्ट पर है, रेस्ट पर होने का मतलब क्या है, उसकी स्पीड कितनी है, 0, एन ऑब्जेक्ट हैविंग स्पीड 0 इज कॉल्ड एट रेस्ट।
तो रेस्ट पर है बॉल, फुटबॉल हमारे रेस्ट पर है, तो फुटबॉल प्लेयर क्या करता है, उसको किक करता है, ठीक है। तो किक करता है, वो जो बॉल है फुटबॉल वो मोशन में आ जाती है। तो हमने फर्स्ट जो बोला कि फोर्स जो है वो क्या कर सकता है, कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि ऑब्जेक्ट को जो है मूव करवा सकता है। तो हमने फुटबॉल की हेल्प से बता दिया। दूसरा हमने क्या कहा कि कोई फुटबॉल जब हम खेलते हैं तो उसमें बहुत सारे प्लेयर होते हैं, तो एक प्लेयर क्या कर रहा है, फुटबॉल को किक मार रहा है, ठीक है, तो दूसरा प्लेयर क्या कर रहा है, उसको और ज्यादा या तो क्या कर रहा है, उसको रोक रहा है पैर के साथ और रोककर उसको फिर दोबारा से किक कर रहा है, या फिर उसको जैसे ही बॉल उसके पास आ रही है तो उसको और ज्यादा फोर्स के साथ उसको किक कर रहा है, यानी कि उसकी स्पीड को इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, ये बताया आपने। फिर आप जो थर्ड बोल रहे थे कि वो क्या कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। अब प्लेयर्स जो है अलग अलग जगह पर खड़े होते हैं, तो एक प्लेयर ने फुटबॉल दूसरे प्लेयर को पास की, तो दूसरे प्लेयर ने फिर तीसरे प्लेयर को पास की, तो वो डायरेक्शन चेंज हो रही है फुटबॉल के, तो फोर्स के हेल्प से जो है फोर्स क्या कर सकता है, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की। दूसरा, अगर किसी प्लेयर के पास फुटबॉल आ रही है तो वो अपने पैर के साथ उसको रोककर, जैसे अगर पैर के साथ उसको प्रेस करेगा थोड़ा सा, तो उस फुटबॉल की जो शेप है वो भी चेंज होगी थोड़ी सी, ठीक है। ये टेम्परेरी चेंज होता है, तो वो क्या करता है उसको, जैसे हमने गुब्बारे का बलून, इन्फ्लेटेड बलून का एग्जांपल लिया, फूले हुए बलून का, जैसे हम उसको दोनों हैंड के साथ प्रेस करते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे चेंजेस जो हो सकते हैं, और आप एग्जांपल जो अपनी मर्जी से कुछ भी बता सकते हैं, आप फुटबॉल का एग्जांपल बता सकते हो इसमें, या और भी जो आप एग्जांपल बताना चाहें वो बता सकते हैं, ठीक है। तो आप इसका जो चेंजेस जो कोज हो रहे हैं वो कहां से लिखोगे आप, वो लिखोगे आप पेज नंबर 186 पे 186 एंड 187 के स्टार्टिंग, 186 के लास्ट में 3 पॉइंट्स हैं और 187 के स्टार्टिंग में 2-3 पॉइंट्स हैं, तो वहां से चेंजेस जो हो रहे हैं वो आप लिखोगे फोर्स के द्वारा। और एग्जांपल जो आप फुटबॉल का ले सकते हो, इन्फ्लेटेड बलून का ले सकते हो, या फिर क्रिकेट खेलते हैं वो एग्जांपल ले सकते हो, एनी एग्जांपल व्हाट यू वांट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मस्कुलर फोर्स, Why it is called a contact force? मस्कुलर फोर्स क्या होता है और इसको जो है कॉन्टैक्ट फोर्स क्यों कहा जाता है। मस्कुलर फोर्स क्या होता है, अ फोर्स which act by the muscles, action of muscles, जो फोर्स मसल्स के एक्शंस के द्वारा एक्सर्ट होता है उस फोर्स को हम बोलते हैं मस्कुलर फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि जब मस्कुलर फोर्स अप्लाई, जब हम कोई मस्कुलर फोर्स अप्लाई करते हैं तो दो ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन में आते हैं, ठीक है, तब इसीलिए उस फोर्स को बोला जाता है कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जांपल के लिए आप कोई ड्रॉर ओपन कर रहे हो, ठीक है, तो ड्रॉर ओपन करने के लिए आपको अपनी जो बाजू है आर्म इनकी मसल्स का हेल्प लेनी पड़ेगी, तो वो मस्कुलर फोर्स हो गया। और साथ में ड्रॉर ओपन करने के लिए ड्रॉर के हैंडल को आपको टच करना पड़ेगा, तो आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होगी दो बॉडीज, तो इसलिए वो कॉन्टैक्ट फोर्स भी है। इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लिखोगे पेज नंबर 187 से, पेज नंबर 187 से लिखोगे चैप्टर के, और वहां पे मस्कुलर टॉपिक, मस्कुलर फोर्स के नाम से जो टॉपिक है वहां पे इसका डायरेक्ट आंसर आपको लिखा हुआ है, ठीक है। तो वहां से आपने इसका आंसर नोट करना है, यहाँ पर आपने डिस्कस कर लिया, समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू शो दैट लिक्विड्स एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ, यानी कि लिक्विड जो है सेम डेप्थ या सेम लेवल के ऊपर क्या करते हैं, वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था कि जो लिक्विड और गैसेस होते हैं वो भी प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तब हमने लिक्विड प्रेशर को समझने के लिए 3 एक्टिविटीज करी थी, ठीक है। उनमें से जो एक एक्टिविटी है वो हमने पढ़ी थी कि हमने क्या लिया था, कोई एक बीकर लिया था, ठीक है, प्लास्टिक का बीकर आप बोल सकते हो। उसमें क्या किया था हमने, जैसे आपने थोड़ा सा इसको सर्कुलर टाइप समझना है, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या किया था हमने, यहाँ पर इसमें एक होल किया था, यहाँ पर होल किया था, और एक होल हमने बीच में भी किया था, ठीक है। मतलब अगर ये थोड़ा सर्कुलर है, ठीक है, तो आपने इस तरीके से इधर होल किया, इधर होल किया, इधर होल किया, इस तरीके से होल कर रहे हो आप, और सेम लेवल पे ही यहाँ से देखो सेम लेवल है और इधर से भी सेम लेवल है, ये सेम लेवल पर आपने होल किया है। तो उसके आपने इसमें कुछ भी कॉटन वगैरह या कुछ मतलब एक ढक्कन लगा रखा है ताकि आपने इसको अच्छे से बंद किया हुआ, ठीक है। फिर आपने इसमें वाटर फिल कर देना है एक लेवल तक, ठीक है, मान लो यहाँ तक आपने वाटर फिल कर दिया, और जो आपने यहाँ पर स्टॉपर लगाए थे इनको हटा देना है। जैसे आपने स्टॉपर को हटाया तो वाटर जो है बाहर आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इधर से भी वाटर बाहर आएगा, इधर से भी वाटर बाहर आएगा, और इधर से भी वाटर जो है बाहर आएगा।
ये जो वाटर आ रहा है वो सेम जितने डिस्टेंस पर यहाँ पर गिर रहा है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर है, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर है। ये वाटर सेम डिस्टेंस पर ही बाहर आकर गिर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जो प्रेशर लग रहा है वो यहाँ से भी सेम लग रहा है, यहाँ से भी, हर जगह से प्रेशर सेम लग रहा है। तो सेम लेवल पर या सेम डेप्थ पर जो प्रेशर होता है वो इक्वल एक्सर्ट करते हैं लिक्विड्स। इसका आंसर आपने कहां से करना है, कौन सी एक्टिविटी थी, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 191 पर, पेज नंबर 191 है, ठीक है। और एक्टिविटी नंबर 5 है, एक्टिविटी नंबर 5, क्लियर। पेज नंबर कौन सा है, 191, और एक्टिविटी कौन सी है, 5th एक्टिविटी है। वहां पर ये एक्टिविटी आपने बिल्कुल नोट डाउन करनी है, डायग्राम भी बना के दिखाना है और इसका कंक्लूजन भी लिखना है। क्या कंक्लूजन है कि लिक्विड एक्सर्ट इक्वल प्रेशर एट सेम डेप्थ, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका 4th क्वेश्चन है, गिव रीजंस, उसमें 2 पार्ट्स हैं क्वेश्चंस के, वो हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए आप क्या करें, जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमने किए हैं अनसोल्व्ड एक्सरसाइज के, इनको अच्छे से आपने वीडियोस देखनी है, इनको समझना है, और जो जो पेज नंबर आपको बताए हैं आंसर नोट करने के लिए बुक में से वो नोट करने हैं आपने अपनी पेड नोटबुक में, और इनको अच्छे से लर्न भी करना है, ठीक है। आप वीडियोस देखते रहिए और बुक की हेल्प से क्वेश्चन आंसर नोट करते रहिए, ठीक है, और समझते भी रहिए, और अपना सिलेबस जो है स्ट्रिक्टली कवर करते रहिए, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और नेक्स्ट लेक्चर देखना आप नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। थैंक यू।